अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में एक नए दिन के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी और मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल। मुझे पता है कि इमरान इसको शुरू करना चाहते थे लेकिन मैंने कर लिया। ठीक है, आप करने वाले थे ना? चले जी, शुरू आपने कर दिया तो प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं क्योंकि बजट सेशन है आज। तो नहीं, बिल्कुल इससे नहीं। पहले बजट से पहले, बजट की पहले बात नहीं होगी, बात होगी अच्छी बात से बिल्कुल शुरू होगी। बिल्कुल वही, जो कि आप उससे भूल बहुत गए सारी हैं। चीजें हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं अच्छी बात से। बिल्कुल। कहते हैं खामोशी एक ऐसा दरख्त है जिसपे कभी भी कड़वा फल नहीं लगता। तो एक छोटी सी बात है समझने वालों के लिए, ज्यादा मेरा ख्याल है जो समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जितना खामोश रहे जो तलखियां हैं, जो कड़वाहट है वो कम होती है। आप जितना भी ज्यादा बोलेंगे वो आपकी तलखियों को भी बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि कभी ऐसा वक्त आए कि आपको खामोश रहना पड़े तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खामोश रहें ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल। तो प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। आज क्योंकि पाकिस्तान में 2020-21 के जो माली साल का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। कल जो है सर्वे, इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश किया गया था। कंफ्यूज मत करें चीज़ों को और नाजरीन को। तो इसकी सबसे पहले हम आज इसके बारे में बात करेंगे। और भी काफ़ी स्टोरीज हैं जिनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, मगर क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा इसलिए पहले आपको बताते हैं कि इक्तिसादी सर्वे में हमें क्या क्या बताया गया। कल वफाकी वजीर जो खजाना है शौकत तरीन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया और उन्होंने साथ ही साथ 2022 का जो एजेंडा था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो भी उन्होंने डिस्कस की। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने कल क्या क्या बताया। इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश कर दिया गया। इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश करते हुए वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कीमतों का मुकामी मार्केट पर असर पड़ता है। चीनी की इंटरनेशनल कीमत 58% बढ़ी है लेकिन हमारे यहाँ कीमतें 38% रही हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत 103%, जबकि पाकिस्तान में 82% बढ़ी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में डाल्टा घी की कीमतें 96% बढ़ी। हमने महंगाई पर कंट्रोल किया। वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एयरलाइंस, पाकिस्तान रेलवे और बिजली की तकसीमकार कंपनियां खसारे का बायस हैं। बिल्कुल जी। और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी के लिए माहिरीन का बोर्ड बनाएंगे। साथ ही इक्तिसादी सर्वे में हमें यह भी बताया गया कि पावर सेक्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। बिजली की कीमत और इनकम टैक्स बढ़ाने की आलमी मालियाती इदारे की तजवीज़ कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि हम गरीब तबके के ऊपर इतना ज़्यादा मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। और शौकत तरीन हमारे जो वज़ीर ख़जाना, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए हम सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। हुकूमत ने शुमारियात ब्यूरो को वजारत मनसूबाबंदी के मातहत किया हुआ है। तो आज अच्छी बात है कि IMF का जो प्लान था जिसके मुताबिक हमें कीमतों में इजाफा करना था, तो ये इससे अभी इनकार कर दिया गया फौरी तौर पे। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि ये जितना भी कुछ माफ़ कीजिएगा पेश किया गया, ये सारा कुछ आपको गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के आदाद शुमार है नहीं जो हमें दिखाए जा रहे हैं। ओपोजिशन ने आज भी ऐवान को मछली मंडी बनाने का फैसला किया है और खुलकर एक तमाशा लगेगा आज कौमी असम्बली में जब वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। तो भरपूर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि होती है, देखने वाली बात क्या, बजट तो किसी ना किसी सूरत में इसको मंजूर करवा ही ये तो लेगी हमारा हुकूमत। ये तो हमारा एक ट्रेंड सेट हो चुका है ना कि हम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे उसको जब तक हम उसमें एक सीन क्रिएट ना कर लें। तो आज बजट सेशन में भी ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी सियासत है तो यहाँ पर ये तो होना ही है। मगर हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रही है ये कहते हुए कि हर तरीके से वो इस बजट को आज होगा क्या, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर जाएगी और पीछे नंबर गेम पूरी हो जाएगी। ये जो है आज की स्ट्रेटजी होगी। तो देखते हैं कि ये जो मैंने बात की है किस हद तक पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं जी। गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया था, इसमें कहाँ किस हद तक जो है वो बेहतरी थी और इसकी जो मंजूरी थी वो कब दी गई थी? थोड़ा कंपैरिजन है इस दफ़ा और पिछली दफ़ा के, तो उसका एक हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माली साल 2020 से 21 के लिए 7,706 अरब का बजट कौमी असम्बली में पेश किया था।
माली साल 2020 से 21 का बजट वजीर सन्नत और पैदावार हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में पेश किया। हुकूमत ने 5,483 अरब रुपए मुकामी ज़राए और 2,222 अरब रुपए बैरूनी ज़राए से हासिल करने का तखमीना लगाया था। गुज़श्ता बरस मुल्क की तारीख में पहली बार बजट का हुज्म गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में कम रखा गया था। माली साल 2020 से 21 के बजट का हुज्म माली साल 2019 से 20 के मुकाबले में 11% कम था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया था। पाकिस्तान को माली साल 2020 से 21 के इब्तदाई 6 माह में बजट खसारा बढ़कर 1.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अखराजात पर सख्त कंट्रोल के बावजूद गुज़श्ता साल बजट खसारा 1.4 ट्रिलियन तक हुआ। जुलाई से दिसंबर बजट खसारा GDP का 3.1% रहा। हासिल करदा कर्जों पर सूद की अदायगी 1.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंची। मौशी हुजम गुज़श्ता साल के मुसावी रही, लेकिन बजट खसारा बढ़ गया। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने गुज़श्ता साल बजट खसारे का हदफ 43.4 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया था। जुलाई से दिसंबर तक हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए। रवा साल हुकूमत के ये कर्जे गुज़श्ता साल की निस्बत 20% से ज़ायद हैं, जिसकी वजह हुकूमत NFC में मंसूबों का ज़ायद हिस्सा है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बिल्कुल जी, जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि माली साल 2021-22 का बजट आज के दिन यानी जुमातुल मुबारक को पेश किया जाएगा और इसके अंदर अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बजट पेश किया जा रहा है, किस चीज़ में कितना फ़ायदा रखा गया है और हमें कितना नुकसान फेस करना पड़ेगा, तो उसकी तफसीलातें आइए आपको बताते हैं। माली साल 2022 और 2021 के लिए बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आ गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल खजाना जो 3,154 अरब रुपए होने का इम्कान है। कुल आमदनी 7,999 अरब और वफाकी हुकूमती अखराजात का जो तखमीना है वो 8,056 अरब रुपए से ज़ायद मतवक्को है। आइंदा माली साल में कर्जे GDP की 3.84% शरह तक पहुंचने का इम्कान है। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 3,527 अरब रुपए जारी हो सकते हैं। ऐसा ही है जी, कुल आमदनी में से NFC का शेयर निकालने जाने के बाद विफाक के पास 4,462 अरब रुपए बचेंगे। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3,105 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पेंशन की मद में 480 अरब, सब्सिडी के लिए 530 अरब, तरक्याती बजट के लिए 900 अरब, सिविल हुकूमत के अखराजात के लिए 510 अरब और ग्रांट्स की मद में 994 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल में मौसमी तरक्की का हदफ 4.2% रखा गया है। बजट खसारे का हदफ 6% होने का इम्कान है। दरामदात 25 अरब 70 करोड़ डॉलर, बरामदात 51 अरब 40 करोड़ डॉलर। FBR के लिए टैक्स मुहासिल का हदफ 6,037 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स की मद में 1,400 अरब के मुहासिल इकट्ठे करने का हदफ रखा गया है, जबकि महंगाई की शरह 8% तक जाने का इम्कान है। और ये तो हमने आपको कुछ बातें बताई जो बहुत अहम हैं आज के बजट के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट टेलीफोन लाइन पर सरफराज मौजूद होंगे। बिल्कुल, सरफराज भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। सरफराज, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज जी, आपने देखा कि 2018 से लेकर 2021 तक जो पिछला बजट था, जो हम्माद अजहर ने पेश किया, अभी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि रिपोर्ट में हम्माद अजहर एक यंगस्टर्स थे और आज एक सीनियर तरीन शौकत तरीन जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो आज इसको पेश करेंगे। पहली बात तो ये बताएं कि 2018 और 2022 का जो बजट है 21-22 का डिफरेंस क्या है, उम्मीद क्या है और जो हमें खदशात थे उससे हम निकलने जा रहे हैं, निकल पाएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंडली बात यह है कि सर देखें कि जो गवर्नमेंट है PTI की, इसका ये है कि 2018 से लेकर अगर अब तक की, क्योंकि मैं जो है वो अगर कारकर्दगी को मैं अंडरस्टैंड करूं
तो कंपैरेटिवली ये जो डायरेक्शंस हैं उसकी बजट की वो बेहतर समझ में जा रही हैं एज कंपेयर कि दूसरी चीजों के जो डायरेक्शंस हैं बजट की वो बेहतर समझ में जा रही हैं और ये जो नॉर्मल तबका है उसके लिए कंपैरेटिवली बेटर डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। इस दफ़ा भी जो हमने टैक्स रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा किया वो डायरेक्ट टैक्सेस से किया, और जो हमें इंटरनेशनली टैक्सेस से पैसा आया वो बहुत कम था। आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत ने जब इस दफ़ा फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाने जा रही, डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं हम, वहाँ पर नहीं लग रहा, कॉल के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला था उसके ऊपर टैक्स वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं लगाया जाएगा, पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे थे उसको भी वापस ले लिया गया है, कितना कम होने जा रहा है आवाम के ऊपर जो बोझ है उसका? सर देखिए, दो चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले ये देखें कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 में जो चार्ज लिया था तो इनको दो मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि इनको ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते हैं कि खसारे का, यानी दो तरफा खसारे का जो है ना इसका इनको सामना करना पड़ा। ठीक है, उसमें एक तो ये थी कि आपके जो करंट अकाउंट है कि आपके खजाने में कोई पैसा ही नहीं पड़ा हुआ था, और दूसरे नंबर पर माइनस था, आपके पास माइनस में था, जी, 19 बिलियन माइनस जा रहा था। दूसरे नंबर पे क्या था कि आपके पास जो कलेक्शन थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अच्छा, अब ये है कि जो ये गवर्नमेंट मैंने जो वर्ड पहले यूज किया कि जिस डायरेक्शन में जा रही है और जिन जिन चीजों पे टैक्स लगना चाहिए उसको वहां पे जो है वो नहीं लगा रहे, और जहां पे लगना चाहिए वहां पे लगा रहे हैं। अब उसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो टैक्स कलेक्शन का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रेवेन्यू ही नहीं है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने 20% टैक्स कलेक्शन जो है ना बेटर की है एज कंपेयर जो है ना लास्ट ईयर के, लेकिन ये भी कोई जो है वो प्रॉपर कलेक्शन नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है कि जो गवर्नमेंट अभी चाह रही है, मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ कि इसको आप कह सकते हो कि भाई एक बड़े तबके और छोटे तबके के दरमियान में जो फर्क है टैक्स के हवाले से उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो कि मैं समझता हूं कि ये इस बजट की जो सबसे मेन बैकबोन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, तो उसमें ये देखिए कि एक बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है और एक बंदा 20,000 रुपया कमा रहा है। तो 1 लाख रुपया जो कमाने वाला है वो भी इंडायरेक्ट टैक्स यानी आपके जो डेली इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी उतना दे रहा है, और जो 20,000 रुपया कमाने वाला है वो भी उतना टैक्स दे रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है ना उस डायरेक्शन को सीधा करना चाह रही है कि जो ये वाले जो चीजें हैं कि जो आम रूटीन की खाने पीने की चीजें हैं उनके ऊपर टैक्सेस ना बढ़ाए जाए, और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसकी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए। अच्छा सरफराज, ये जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं हुकूमत ने अपने लिए, इसके हवाले से ऑपोजिशन एक क्लेम कर रही है कि ये जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं ये पॉसिबल नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। तो इसके हवाले से हमें थोड़ा क्लियर कीजिए कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो इस वक्त मैंने फिर तीसरी दफा ये लफ्ज यूज कर रहा हूं कि देखें आपका इस वक्त जो करंट अकाउंट है वो 1 बिलियन प्लस में जा रहा है, जो 2018 में आपको पता होना चाहिए कि माइनस में था, 19 बिलियन था, और 2019 में 13 बिलियन था, 2020 में 4.5 बिलियन था। तो अब आपने काफी देर के बाद आपका करंट अकाउंट पॉजिटिविटी में आया। अच्छा, अब ये अभी साल बाकी है क्योंकि करंट अकाउंट पॉजिटिव दिखा रहा है, और जो आपकी जीडीपी हुई है, जो कि हमारा जब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी कि जीडीपी जो हमारी हुई है वो 3.8 यानी अराउंड 4% के पास चली गई है। तो ये बड़ी पॉजिटिव साइंस हैं, इसको गुमराह करने की नई बात होती है। जब भी आपने किसी चीज को ठीक करना होता है तो आपने अपनी डायरेक्शन सीधी करनी होती है, डायरेक्शन के बाद ही काम, यानी जो 35 साल या 40 साल पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप 2 सालों में ठीक करना ठीक है। तो सरफराज आप इस गवर्नमेंट इज ऑन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो सरफराज आप इस बजट को एक अच्छा बजट करार दे रहे हैं और एक गरीब आदमी का बजट करार दे रहे हैं।
मैं अच्छा बजट तो नहीं करार दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट जो है वो बेसिकली जो आम आवाम है उसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है। उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर बोझ नहीं है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि अब आप देखें ना कि चीनी की और ऑयल की जो कीमतें हैं वो दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज में ज्यादा है, तो पेट्रोल का भी हाल है। ने क्या किया कि उसको सब्सिडी देके, जो कि अपने ऊपर बोझ लिया जा रहा है, वो कर्जे ले रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। बट फॉर आम मैसेज कि आम लोगों के लिए ये बजट कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से बड़ा अहम है। Comparatively तो इसमें ज्यादा। मैं एक चीज ऐड करना, अगर आपको क्वेश्चन ठीक है, करेंगे तो फिर मैं मैं आपको आपको उसका सवाल आंसर दे देता हूँ कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से दिस इज द मोर जो पाकिस्तान, ये जो टैक्स कलेक्शन अभी दिखाई जा रही है ना, इसमें मैं गवर्नमेंट को इस मामले में मैं साथ नहीं दूंगा। जो टैक्स कलेक्शन की रिपोर्ट अभी दिखाई जा रही है वो इट्स नॉट अ लाइक गुड रिपोर्ट। यानी अगर आप 20% ग्रोथ देखें, आपको पता है कि पुरानी गवर्नमेंट ने 50% भी टैक्स की जो ग्रोथ है, टैक्स की कलेक्शन है वो टैक्स दिखाई रिटर्न्स हुई होती है। है। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट को, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो इंटरनेशनल कंट्रीज में होता है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में एक प्रॉपर फोर्स बनती है, उस फोर्स के थ्रू ये टैक्स कलेक्शन होगी प्रॉपर तरीके से, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो आम आवाम के ऊपर बोझ कम आएगा। ठीक है, इमरान अच्छा, जी सवाल। मेरा सवाल ये है कि अभी सबिया ने आपसे सवाल किया कि ऑपोजिशन ये कहती है कि ये जितने भी अदाद-ओ-शुमार हैं ये फर्जी हैं और इस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं एज ए इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आप ज़्यादा बिजनेस को बेहतर समझते हैं इंटरनेशनली, किस तरह इस बात को प्रूव किया जा सकता है और किस तरह कहा जा सकता है कि ये चीज़, अगर वर्ल्ड बैंक कभी भी इन चीज़ों को, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ ना जी, तो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज ने जो इमरान खान की देखें, हमेशा अप्रिसिएशन की जाती है जब आप अच्छे काम करना शुरू हो जाए। तो पूरी दुनिया में इस वक्त खान साहब की जो डायरेक्शंस हैं टुवर्ड्स जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, इकोनॉमी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको, अब छोटी सी बात है यार, आपके पॉकेट में 3 साल पहले -100 रुपया था, आज आपकी पॉकेट में पॉजिटिव 100 रुपया है। एक आम आदमी के लिए मुझे ये बताएं कि वो दौर अच्छा था कि ये दौर अच्छा है? वो ठीक है। आप दिवालिया होने जा ऑपोजिशन रहे को थे। चुप आप करवा छोटी के सी मैं किस आपसे तरह करवाया जा सकता है आपसे ऑपोजिशन को? सवाल करता हूं कि आपके पास 2018 में आपके खजाने में, आपकी पॉकेट में -100 रुपया, यानी आपको सरवाइव करने के लिए लोगों से उधार लेके सरवाइव अपना घर चलाना है, तो आज आपके पास 100 रुपया पॉजिटिव है, यानी आपको उधार की तरफ नहीं जाना। ऑपोजिशन नहीं मानती सरफराज भाई, ऑपोजिशन नहीं मानती। ऑपोजिशन इस बात को किस तरह मनवाए, उन्हें कहे जाए इंटरनेशनल डाटा कैसे चेक करें वो? नहीं, इंटरनेशनल डाटा सर, ये कोई ग्रोसरी थोड़ी है, ये कोई शॉप थोड़ी है। इंटरनेशनल डाटा क्या है कि भाई आपके पास सारे फैक्ट एंड फिगर, और आज का दौर भी ऐसा है, फैक्ट एंड फिगर आपके पास ऑनलाइन मौजूद है। ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ ना सर, जब भी, यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, कि जब भी कोई अच्छाई वाला काम या बेहतरी वाला काम अगर जो लोगों के सामने है अगर होने जा रहा है तो लोग रेजिस्टेंस करेंगे, और रेजिस्टेंस भी वो लोग कर रहे हैं जो माफियाज हैं। अच्छा, उसके अलावा आम बंदा, आप मुझे ये बताएं, आम बंदे के ऊपर जब कोई टैक्स नहीं लगेगा, फॉर एग्जांपल चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल घर के घी की कीमत नहीं बढ़ेगी, जो कि पुरानी गवर्नमेंट्स में ऐसे होता रहा है कि उन्होंने जो FBR का डिपार्टमेंट था, उन्होंने मसनूई तरीके से जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में दिखाया गया था। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब इन्होंने क्या, यानी मैं छोटा मिसाल देता हूँ कि इन्होंने जबरदस्ती आम आवाम से टैक्स लेने को जो है ना मना करना शुरू कर दिया कि हम जबरदस्ती जो आम आवाम है वो पिसे ना, तो उसको ये लोग स्टॉप कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी माफिया हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सॉरी इसमें एक और ऐड मैं कर दूं, 70,000 न्यू रिटेलर को टैक्स बाउंड्रीज में लाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट को बड़ा चैलेंज हो सकता है मेरे हिसाब से, देखें जैसे आप में ये जब आप मोटरवे पे जाते हैं ना, तो आपको कितनी अच्छी पॉलिसी मिलती है कि वो आपको अच्छे तरीके से जो ना पढ़े लिखे तरीके से आपको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन ये किसी भी दुनिया का सबसे मेन जो डिपार्टमेंट होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करे और टैक्स कलेक्शन फोर्स अच्छी बनाए। टैक्स कलेक्शन के ऊपर हमें पूरी मेहनत करना पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है बजट तो पेश कर रही है, मगर जाहिर है चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, these things are
गोइंग पॉजिटिवली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें भरपूर तरीके से बताया आज के बजट के हवाले से कि किस तरह से हमारे लिए उसके अंदर हुकूमत क्या क्या इसमें करने जा रही है। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है। जैसे सरफराज कह रहे थे कि ऑपोजिशन तो तनकीद करेगी, वो लोग तनकीद करेंगे जिनका एजेंडा ही ये था कि बजट अच्छा नहीं आ रहा है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, गरीब आदमी पिस रहा है। आज जब वो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो थे वो उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, तो जाहिर है उनकी चीखें तो निकलेंगी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं जी, काफ़ी वक्त हमने ले लिया इकोनॉमी के ऊपर, तो हमारे पास आगे क्या है जी, बताइए। आगे हमारे पास जी सब जानते हैं कि सूरज जो है हमें आंखें दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी से बुरा हाल हो गया है आवाम का, और ये भी बार बार कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि आप बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी के हालात खासे ख़राब हैं। तो हीट वेव जो चली हुई है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए ख़ुद को बेहतर रखने के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हीट स्ट्रोक है क्या और इसकी अलामात क्या हैं। हीट स्ट्रोक की वजूहात: गर्म और खुश्क मौसम, शदीद गर्मी में पानी पिए बगैर मेहनत, मशक्क़त या वर्जिश करना, जिस्म में पानी की कमी हो जाना, ज़ियाबतीस का बढ़ जाना, धूप में बराह रास्त ज़्यादा देर तक रहना। हीट स्ट्रोक की अलामात: सुर्ख और गर्म जिल्द, जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, जिस्म से पसीने का इखराज रुक जाना, पट्टों का दर्द होना, सर में शदीद दर्द होना, मतली होना। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी शख्स में ये अलामात देखें तो जान जाएं कि वो शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ है और फौरी तौर पर इसकी मदद करें। मरीज को लिटा दें और इसके पैर किसी ऊंची चीज पर रख दें। हीट स्ट्रोक के शिकार शख्स के जिस्म पर ठंडी पट्टियां रखें या ठंडा पानी छिड़कें। मरीज को पंखे के करीब कर दें या किसी भी चीज से पंखा झलें। मरीज को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। हीट स्ट्रोक से बचाव की हिफाजती तदाबीर को अपनाकर आप शदीद गर्मी के मौसम में अपने आप को किसी नुकसान से बचा सकते हैं। गर्म मौसम में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी लाजमी पिएं। पानी के जरिए अपने जिस्म में नमकियात और पानी का तवाजुन बरकरार रखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए खीरे का जूस, नारियल का पानी, लीमू का जूस और दीगर माया अशिया का इस्तेमाल लाजमी करें। शदीद गर्म मौसम में गर्म अशिया, चाय, कॉफी का इस्तेमाल कम करें। अल्कोहल और कैफीन वाले मशरूबात से भी परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक्स लेने की बजाय पानी और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सख्त गर्मियों में ढीले लेकिन मुकम्मल और हल्के रंगों के मलबूसात का इस्तेमाल करें। हवादार कपड़े पहने ताकि पसीना सूख जाए। तेज धूप में निकलते हुए आपके जिस्म का कोई हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए, वरना धूप बराह रास्त इस हिस्से पर पड़कर जिल्द को सुर्ख कर सकती है। गर्मी के मौसम में माया अशिया जैसे खालिस जूसेस, सलाद, हल्के फुल्के खाने, खास तौर पर सब्जियां खाएं। शदीद गर्मी के दिनों में बाहर निकलने से ज्यादा परहेज करें। कोशिश करें कि बाहर निकलने वाले काम सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम के वक्त निपटा लें। घर से बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन, धूप के चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें और हर 20 से 30 मिनट के बाद पानी लाजमी पिएं। अर्के गुलाब या पेपरमिंट एसेंस पानी के साथ मिला हुआ स्प्रे भी साथ होना चाहिए, जिससे चेहरे को ठंडा रखा जा सकता है। तिब्बी माहिरीन गर्मी में एंटी डिप्रेशन अद्वियात का इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं देते, क्योंकि इससे फॉलिज का खतरा बढ़ सकता है। बेनूर, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। लू लग सकती है आपको, हीट स्ट्रोक हो सकता है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़न तो एक अपनी जगह है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं इस हवाले से। सूरज वाकई बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें जो है टफ टाइम दे रहा है। बिल्कुल। आप लेकिन फिर भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन उन बच्चों के लिए जो आजकल स्कूल जा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है, टाइम कम कर दिया गया। उनको ये जून है, 1 जुलाई से छुट्टियां हो रही हैं 1 माह की। अभी लेकिन अभी उन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। हम देख रहे थे मुख्तलिफ जो इमरान फुटेजेस आ रही थी, बच्चे स्कूल में बेहोश हो रहे हैं। हाँ, मतलब अगर 2 हफ्ते रहते हैं तो 2 हफ्तों में से उन्हें 1 हफ्ता स्कूल जाना पड़ेगा, वो भी एहतियात से चले जाएं।
वालिदैन को चाहिए कि एहतियात से ले जाए, उसके बाद 1 महीना छुट्टियां फिर से आ रही हैं, जरा फिर से। मौजे शौजे आप फिर मनाएंगे। तो ये जो बच्चों की नक्सीर आ रही है ना, इसमें ये है कि अब स्कूल वालों को ये लाजमी करार देना चाहिए कि बच्चों की वाटर बॉटल्स हर वक्त उनके पास हों और पानी हो उसमें, और वो बार बार पानी पीते रहें ताकि वो इस गर्मी से जो है निजात हासिल कर सकें। और एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए हमें यहाँ से, वो है लोड शेडिंग। जो इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में इस वक्त पानी की किल्लत हो चुकी है और शदीद गर्मी में आपको पंखा भी नहीं मिलता, हवा भी नहीं मिलती, तो जाहिर है फिर अकेला जो पानी की बोतल है या थोड़ा सा पानी है या 1 गिलास पानी, वो कुछ नहीं कर सकेगा। पैकेज की तरफ चले, एक और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से पैकेज तैयार किया। नहीं, वो पैकेज इस हवाले से नहीं है, उसके बारे में पहले बताएं वो क्या है। अच्छा जी, गर्मी हो तो हम अक्सर लोगों से पहला काम यही होता है कि खिड़कियां जो है वो खोलना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं, लेकिन दिन के औकात में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जितनी गर्मी आपके घर में दाखिल हो जाएगी, अक्सर हम ऑफिस में भी ये काम करते हैं कि दरवाजे खोल देते हैं और जो एसी ने थोड़ा बहुत माहौल ठंडा किया होता है वो सारे का सारा गर्म हो जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो तो हम में से अक्सर लोगों के लिए पहला काम तमाम खिड़कियां खोलना होता है, लेकिन दिन के औकात में इसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। आपको खिड़कियां सिर्फ तब खोलनी चाहिए जब बाहर की हवा अंदर की हवा से ज़्यादा सर्द हो। ऐसा रात में होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। शदीद गर्म मौसम में आपको दिन के औकात में खिड़कियां बंद रखनी चाहिए, क्योंकि अंदर छाँव होने की वजह से इस बात के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं कि अंदर हवा कम गर्म हो। गर्म हवा चलने की सूरत में आपका जिस्म ठंडा हो सकता है और इस हवा से पोलन एलर्जी भी हो सकती है। यानी अगर बाहर की हवा अंदर की हवा से ज़्यादा गर्म हो तो खिड़कियां बंद रखें। रात के वक्त मौसम बेहतर होने पर ऐसा किया जा सकता है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। जहाँ एक जानिब शदीद तरीन गर्मी का सामना है, वहीं ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर रिकॉर्ड टूट गए हैं सर्दी के और उन लोगों को सर्द तरीन दिनों का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी इस वक्त 37 साल में पहली दफ़ा इतनी सर्दी पड़ी है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, टूट गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं क्या। तो आइए आपको बताते हैं। जहाँ शदीद गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं पे सर्दी ने भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लाखों शहरियों को इस वक्त 37 सालों में सबसे ज्यादा सर्द तरीन दिनों का सामना है। ऑस्ट्रेलिया की 3 रियासतों में शदीद बर्फबारी है। एंटार्क्टिका से आने वाली सर्द हवाओं ने ऑस्ट्रेलिया की सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। न्यू साउथ वेल्स में जून के महीने में कम तरीन दर्जा हरारत का रिकॉर्ड बनने के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी कह दिया है कि दर्जा हरारत इस महीने के औसत दर्जा हरारत से 10 सेंटीग्रेड तक नीचे जाने का इम्कान है। और आपको बताएं कि सिडनी में भी सर्दी का 25 साला रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई की जा रही है। रियासत विक्टोरिया में शदीद बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। 26,000 से जायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली का हुक्म जारी कर दिया गया है। मेलबर्न में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आज मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 सेंटीमीटर से ज़ायद तक बर्फ पड़ सकती है, जबकि इसी हफ्ते बर्फबारी के साथ जनूबी साहिल पर तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। हुक्काम का कहना है कि विक्टोरियन SES के जरिए मदद के लिए 3,000 से ज्यादा कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। दुनिया में एक कितने मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक जगह इतनी गर्मी, एक जगह उन्हीं दिनों में उन्हीं महीनों में इतनी ज़्यादा सर्दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते जी स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स क्योंकि PSL 6 जो है वो अबू धाबी में मैचेस शुरू हो चुके हैं। लाहौर कलंदर की टीम जो है वो छाई हुई है। लाहौर कलंदर ने पहला मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब उनके साथ हुआ था तो बड़ा ही कांटेदार मुकाबले के बाद उस मैच को जीता था। उस हवाले से पहले हमारे पास एक पैकेज रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं, फिर इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के 15वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दिया गया 144 रन का हदफ आखिरी ओवर्स में हासिल कर लिया।
लाहौर कलंदर्स को इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में 16 रन दरकार थे। कलंदर्स के बल्लेबाज राशिद खान ने दबाव में आए बगैर बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम को मैच में फतह दिला दी। लाहौर कलंदर्स के सोहेल अख्तर 40 और मोहम्मद हफीज ने 27 रन बनाए। इस जीत के साथ लाहौर कलंदर्स पॉइंट टेबल पर सरे फहरिस्त आ गई है। बेहतरीन कारकर्दगी पर लाहौर कलंदर्स के राशिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। इससे पहले लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टास्क जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद की जानिब से इनिंग्स का आगाज कोलन मिनरो और उस्मान ख्वाजा ने किया। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर की टीम जो है वो छाई हुई है और रात भी जो मैचेस हुए उसमें भी लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी, 10 रन से शिकस्त दी है। इसकी तफसीलात हैं, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 17वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से शिकस्त दी है। अबू ज़हबी में ये मैच खेले जा रहे हैं। PSL 6 के 17वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 170 रन बनाए। उसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 160 रन बनाए। पेशावर की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाजी का आगाज कामरान अकमल और हैदर अली ने किया। कामरान सिर्फ 1 रन और हैदर अली जो हैं वो 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इसी तरह डेविड मिलर 21 और उमैद आसिफ 23 रन बना सके। लाहौर कलंदर्स की जानिब से लीग स्पिनर राशिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर दोबारा से कुछ और चीजें उसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास आपके लिए पैकेज है और वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि औलाद की जो भी ख्वाहिशात है उनको किसी ना किसी तरह से पूरा किया जाए। ख़ासतौर पे जो हमारे वालिद होते हैं ना, बाप जो होता है, वो चाहता है कि औलाद की हर तरह से केयर की जाए। उसको कमा के तो वो लाता ही है, लेकिन उसकी तमाम ज़रूरियात ख्वाहिशात का ख्याल रखता है और जो मुमकिन हो सके उसके लिए वो करता है, मेहनत करता है और अपनी औलाद को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। हनोई में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि एक वालिद ने अपने बच्चे के लिए कुछ किया है। आइए आपको दिखाते हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि इसकी औलाद को वो तमाम खुशियाँ मिले जिसकी इन्हें तमन्ना है और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाते हुए उन्हें वो खुशियाँ फराहम करने की तगोदो में लगा रहता है। एक ऐसी ही कहानी वेद नाम के एक शख्स की है जिसने अपने बेटे की ख्वाहिश और उसे खुश करने के लिए एक ऐसी कार तैयार की है जिसकी सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। हनोई के रिहायशी ट्रोंग वान दाओ ने अपने बेटे के लिए बिजली से चलने वाली लकड़ी की जदीद और खूबसूरत लैम्बोर्गिनी कार बनाई है। बच्चे का वालिद ट्रोंग खुद भी कारपेंटर के शोबे से वाबस्ता है। मजबूत लकड़ी से तैयार की गई लैम्बोर्गिनी सियान रोस्टर नामी कार सड़क पर भी चलने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल है। इस कार में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो एक जदीद स्पोर्ट्स कार में होती हैं। इस ज़बरदस्त ऐजाद के बाद ट्रोंग ने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो कार के पास खड़े हुए हैं और इसका रिमोट अपने बेटे को दे रहा है।
ये तस्वीर सोशल मीडिया सार्फिन ने बेहद पसंद की और ट्रोंग की काविश को सराहा। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। वाओ, बड़ी मेहनत का काम है लेकिन बहुत मजे का लग रहा है, मतलब कहते बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाथ का हुनर जो कहते हैं कि वो किसी की गुलाम नहीं होता, और वो बिल्कुल, और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। वो ये Exactly. सोचने बैठ जाते हैं कि हम लैम्बोर्गिनी कहाँ से खरीदेंगे, उसे खरीद के लाएं, इतना खर्चा हो, तो खुद बना ली, लकड़ी से बना ली, मुझे बिल्कुल तो लगता है असल जैसी बना ली। जिन्होंने बनाई होगी वो भी सोच रहे होंगे कि ये हमारी मार्केट डाउन करने जा रहे हैं, अब इस तरह की छोटी छोटी कारें निकल आएंगी और कहाँ करोड़ों रुपए की कार और कहाँ चंद आई थिंक हजार या लाख रुपए की कार होगी जो उन्होंने बनाई है। तो हैट्स ऑफ फादर कि उसने अपने बेटे के लिए क्या किया, और वालिद हमेशा ही जो है वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास एक और पैकेज है। ये पैकेज थोड़ा अजीब है कि कहते हैं कि जब रिश्ता देखना हो किसी का तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों के घर बार जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का और लड़की ने क्या किया इस पैकेज में आपको बताते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क मॉनिटरिंग डेस्क यहाँ रिश्ता करने से पहले घर बार देखना फर्ज ख्याल किया जाता है, मगर अमेरिका में एक लड़के लड़की ने इस हवाले से ऐसी बात कह दी कि सुनकर आपकी भी हैरत की इंतहा न रहेगी। मेल ऑनलाइन के मुताबिक 29 साला बेन लैंडहेयर और इसकी 25 साला बीवी मैलोरी दोनों एक चर्च में मुलाजमत करते थे और वहीं दोनों की पहली बार मुलाकात हुई और दोनों इकट्ठे रहने लगे। हर जोड़े की तरह वो भी एक घर में ही रहते थे। चूँकि इन दोनों को ही सफर का बहुत शौक था और फितरत से दोनों को बहुत लगाव था, चनाचा इन्होंने घूमने फिरने का फैसला किया और इस मकसद के लिए घर ही फरोख्त कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक बेन और मैलोरी ने फरवरी 2020 में घर फरोख्त किया और अपनी वैन में जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। वो खूबसूरत मकामात का सफर करते और जहाँ मन करता वैन रोक देते और कुछ वक्त गुजार कर आगे रवाना हो जाते। घर फरोख्त करके बेघर होने और वैन में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने पर दोनों का ताल्लुक इस कदर मजबूत हुआ कि दोनों ने फौरी शादी करने का फैसला किया और इनकी शादी को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। बेन और मैलोरी का कहना है कि वैन में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने पर हमारा रिश्ता जितना मजबूत हुआ इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था। इससे कबल हम जिस जहनी दबाव और परेशानी का शिकार रहते थे वो भी अक्सर ख़त्म हो गई और हम जिंदगी से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज होने लगे। अब हमें घर के अखराजात की भी कोई फिक्र नहीं है और हम अपना सैर व सियाहत का शौक भी पूरा कर रहे हैं। सुबह नूर, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। लेकिन इस घर पे भी अखराजात होते होंगे, टायर चेंज होते होंगे, वो जो गाड़ी- काम करते हैं उसके पैसे लग जाते हैं, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता होगा। अरे घूमने फिरने का अलग खर्चा होता है और फिर गाड़ी की जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो भी अलग होते हैं, चलिए जैसे अब जी, घर की मेंटेनेंस के खर्चे बिल्कुल। होते हैं। आज का मेरा ख्याल टाइम हमारे पास क्लोजिंग की तरफ चले हम। बिल्कुल जी, आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। और भी कुछ चीज़ें थी लेकिन जाहिर है वो कल इंशाल्लाह फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे। आखिर की अच्छी बात यह है कि लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से मुश्किलात की दीवार बनाते हो या कामयाबी का पुल बनाते हो। इस हवाले से एक मिसाल दी जाती है खरगोश और कछुए की, कि अगर आपकी मुश्किलात आ भी जाएँ तो आप बेशक आहिस्ता 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 चलते रहें, लेकिन कभी हार ना माने, कभी रुके नहीं। इंशाल्लाह एक दिन आप मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो कोशिश है वो देख रहा होता है। ठीक है नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है था आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा आज के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में एक नए दिन के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी।
और मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल। मुझे पता है कि इमरान इसको शुरू करना चाहते थे लेकिन मैंने कर लिया। ठीक है, आप करने वाले थे ना? चले जी, अब शुरू आपने कर दिया तो प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं, क्योंकि बजट सेशन है आज। तो नहीं, इससे बिल्कुल नहीं। पहले कि बजट से पहले, बजट की पहले बात नहीं होगी, बात होगी अच्छी बात से बिल्कुल, शुरू होगी। बिल्कुल वही, जो कि आप उससे भूल बहुत गए सारी हैं। चीजें हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं अच्छी बात से। कहते हैं खामोशी एक ऐसा दरख्त है जिसपे कभी भी कड़वा फल नहीं लगता। तो एक छोटी सी बात है समझने वालों के लिए, ज्यादा मेरा ख्याल है जो समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जितना खामोश रहे जो तलखियां हैं, जो कड़वाहट है वो कम होती है। आप जितना भी ज्यादा बोलेंगे वो आपकी तलखियों को भी बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि कभी ऐसा वक्त आए कि आपको खामोश रहना पड़े, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खामोश रहें ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल। तो प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। आज क्योंकि पाकिस्तान में 2020-21 के जो माली साल का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। कल जो है सर्वे, इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश किया गया था। कंफ्यूज मत करें चीज़ों को और ना नाजरीन को। तो इसकी सबसे पहले हम आज इसके बारे में बात करेंगे, और भी काफ़ी स्टोरीज हैं जिनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, मगर क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा इसलिए पहले आपको बताते हैं कि इक्तिसादी सर्वे में हमें क्या क्या बताया गया। कल वफाकी वजीर जो खजाना है शौकत तरीन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, और उन्होंने साथ ही साथ 2022 का जो एजेंडा था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो भी उन्होंने डिस्कस की। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने कल क्या क्या बताया। इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश कर दिया गया। इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020-21 पेश करते हुए वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कीमतों का मुकामी मार्केट पर असर पड़ता है। चीनी की इंटरनेशनल कीमत 58% बढ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ कीमतें 38% रही हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत 103%, जबकि पाकिस्तान में 82% बढ़ी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में डाल्टा घी की कीमतें 96% बढ़ी। हमने महंगाई पर कंट्रोल किया। वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एयरलाइंस, पाकिस्तान रेलवे और बिजली की तकसीमकार कंपनियां खसारे का बायस हैं। बिल्कुल जी, और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी के लिए माहिरीन का बोर्ड बनाएंगे। साथ ही इक्तिसादी सर्वे में हमें ये भी बताया गया कि पावर सेक्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। बिजली की कीमत और इनकम टैक्स बढ़ाने की आलमी मालियाती इदारे की तजवीज़ कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि हम गरीब तबके के ऊपर इतना ज़्यादा मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। और शौकत तरीन हमारे जो वज़ीर ख़जाना, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए हम सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। हुकूमत ने शुमारियात ब्यूरो को वजारत मनसूबाबंदी के मातहत किया हुआ है। तो आज अच्छी बात है कि IMF का जो प्लान था जिसके मुताबिक हमें कीमतों में इजाफा करना था, तो ये इससे अभी इनकार कर दिया गया फौरी तौर पे। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि ये जितना भी कुछ माफ़ कीजिएगा पेश किया गया, ये सारा कुछ आपको गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के आदाद शुमार है नहीं जो हमें दिखाए जा रहे हैं। ओपोजिशन ने आज भी ऐवान को मछली मंडी बनाने का फैसला किया है, और खुलकर एक तमाशा लगेगा आज कौमी असम्बली में जब वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। तो भरपूर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि होती है, देखने वाली बात क्या, बजट तो किसी ना किसी सूरत में इसको मंजूर करवा ही ये तो लेगी हमारा हुकूमत। ये तो हमारा एक ट्रेंड सेट हो चुका है ना कि हम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे उसको जब तक हम उसमें एक सीन क्रिएट ना कर लें। तो आज बजट सेशन में भी ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी सियासत है, तो यहाँ पर ये तो होना ही है। मगर हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रही है, ये कहते हुए कि हर तरीके से वो इस बजट को आज होगा क्या, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर जाएगी और पीछे नंबर गेम पूरी हो जाएगी। ये जो है आज की स्ट्रेटजी होगी। तो देखते हैं कि ये जो मैंने बात की है किस हद तक पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं जी। गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया था, इसमें कहाँ किस हद तक जो है वो बेहतरी थी और इसकी जो मंजूरी थी वो कब दी गई थी? थोड़ा कंपैरिजन है इस दफ़ा और पिछली दफ़ा के, तो उसका एक हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने माली साल 2020 से 21 के लिए 7,706 अरब का बजट कौमी असम्बली में पेश किया था।
माली साल 2020 से 21 का बजट वजीर सन्नत और पैदावार हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में पेश किया। हुकूमत ने 5,483 अरब रुपए मुकामी ज़राए और 2,222 अरब रुपए बैरूनी ज़राए से हासिल करने का तखमीना लगाया था। गुज़श्ता बरस मुल्क की तारीख में पहली बार बजट का हुज्म गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में कम रखा गया था। माली साल 2020 से 21 के बजट का हुज्म माली साल 2019 से 20 के मुकाबले में 11% कम था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया था। पाकिस्तान को माली साल 2020 से 21 के इब्तदाई 6 माह में बजट खसारा बढ़कर 1.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अखराजात पर सख्त कंट्रोल के बावजूद गुज़श्ता साल बजट खसारा 1.4 ट्रिलियन तक हुआ। जुलाई से दिसंबर बजट खसारा GDP का 3.1% रहा। हासिल करदा कर्जों पर सूद की अदायगी 1.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंची। मौशी हुजम गुज़श्ता साल के मुसावी रही, लेकिन बजट खसारा बढ़ गया। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने गुज़श्ता साल बजट खसारे का हदफ 43.4 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया था। जुलाई से दिसंबर तक हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए। रवा साल हुकूमत के ये कर्जे गुज़श्ता साल की निस्बत 20% से जायद हैं, जिसकी वजह हुकूमत NFC में मंसूबों का जायद हिस्सा है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बिल्कुल जी, जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि माली साल 2021-22 का बजट आज के दिन यानी जुमातुल मुबारक को पेश किया जाएगा और इसके अंदर अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बजट पेश किया जा रहा है, किसमें किस चीज़ में कितना फ़ायदा रखा गया है और हमें कितना नुकसान फेस करना पड़ेगा, तो उसकी तफसीलातें आइए आपको बताते हैं। माली साल 2022 और 2021 के लिए बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आ गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल खजाना जो 3,154 अरब रुपए होने का इम्कान है। कुल आमदनी 7,999 अरब और वफाकी हुकूमती अखराजात का जो तखमीना है वो 8,056 अरब रुपए से ज़ायद मतवक्को है। आइंदा माली साल में कर्जे GDP की 3.84% शरह तक पहुंचने का इम्कान है। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 3,527 अरब रुपए जारी हो सकते हैं। ऐसा ही है जी, कुल आमदनी में से NFC का शेयर निकाले जाने के बाद वफाक के पास 4,462 अरब रुपए बचेंगे। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3,105 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पेंशन की मद में 480 अरब, सब्सिडी के लिए 530 अरब, तरक्याती बजट के लिए 900 अरब, सिविल हुकूमत के अखराजात के लिए 510 अरब और ग्रांट्स की मद में 994 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल में मौसमी तरक्की का हदफ 4.2% रखा गया है। बजट खसारे का हदफ 6% होने का इम्कान है। दरामदात 25 अरब 70 करोड़ डॉलर, बरामदात 51 अरब 40 करोड़ डॉलर। FBR के लिए टैक्स मुहासिल का हदफ 6,037 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स की मद में 1400 अरब के मुहासिल इकट्ठे करने का हदफ रखा गया है, जबकि महंगाई की शरह 8% तक जाने का इम्कान है। और ये तो हमने आपको कुछ बातें बताई जो बहुत अहम हैं आज के बजट के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट टेलीफोन लाइन पर सरफराज मौजूद होंगे। बिल्कुल, सरफराज भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। सरफराज, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई, आपने देखा कि 2018 से लेकर 2021 तक जो पिछला बजट था, जो हम्माद अजहर ने पेश किया, अभी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि रिपोर्ट में हम्माद अजहर एक यंगस्टर्स थे और आज एक सीनियर तरीन शौकत तरीन जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो आज इसको पेश करेंगे। पहली बात तो ये बताएं कि 2018 और 2022 का जो बजट है 21-22 का डिफरेंस क्या है, उम्मीद क्या है और जो हमें खदशात थे उससे हम निकलने जा रहे हैं, निकल पाएंगे? जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंडली बात यह है कि सर देखें कि जो गवर्नमेंट है PTI की, इसका ये है कि 2018 से लेकर अगर अब तक की, क्योंकि मैं जो है वो अगर कारकर्दगी को मैं अंडरस्टैंड करूं
तो कंपैरेटिवली ये जो डायरेक्शंस हैं उसकी बजट की वो बेहतर समझ में जा रही हैं एज कंपेयर के दूसरी चीजों के जो डायरेक्शंस हैं बजट की वो बेहतर समझ में जा रही हैं और ये जो नॉर्मल तबका है उसके लिए कंपैरेटिवली बेटर डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। इस दफ़ा भी जो हमने टैक्स रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा किया वो डायरेक्ट टैक्सेस से किया, और जो हमें इंटरनेशनली टैक्सेस से पैसा आया वो बहुत कम था। आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत ने जब इस दफ़ा फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाने जा रही, डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं हम, वहाँ पर नहीं लग रहा, कॉल के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला था उसके ऊपर टैक्स वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं लगाया जाएगा, पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे थे उसको भी वापस ले लिया गया है, कितना कम होने जा रहा है आवाम के ऊपर जो बोझ है उसका? सर देखिए, दो चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 में चार्ज लिया था तो इनको दो मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि इनको ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते हैं कि खसारे का, यानी दो तरफा खसारे का जो है ना इसका इनको सामना करना पड़ा। ठीक है, उसमें एक तो ये थी कि आपके जो करंट अकाउंट है कि आपके खजाने में कोई पैसा ही नहीं पड़ा हुआ था, और दूसरे नंबर पर माइनस था, आपके पास माइनस में था 19 बिलियन माइनस जा रहा था। दूसरे नंबर पे क्या था कि आपके पास जो कलेक्शन थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अच्छा, अब ये है कि जो ये गवर्नमेंट मैंने जो वर्ड पहले यूज किया कि जिस डायरेक्शन में जा रही है और जिन जिन चीजों पे टैक्स लगना चाहिए उसको वहां पे जो है वो नहीं लगा रहे, और जहां पे लगना चाहिए वहां पे लगा रहे हैं। अब उसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो टैक्स कलेक्शन का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रेवेन्यू ही नहीं है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने 20% टैक्स कलेक्शन जो है ना बेटर की है एज कंपेयर जो है ना लास्ट ईयर के, लेकिन ये भी कोई जो है वो प्रॉपर कलेक्शन नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है कि जो गवर्नमेंट अभी चाह रही है, मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ कि इसको आप कह सकते हो कि भाई एक बड़े तबके और छोटे तबके के दरमियान में जो फर्क है टैक्स के हवाले से उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो कि मैं समझता हूं कि ये इस बजट की जो सबसे मेन बैकबोन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, तो उसमें ये देखिए कि एक बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है और एक बंदा 20,000 रुपया कमा रहा है। तो 1 लाख रुपया जो कमाने वाला है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स यानी आपके जो डेली इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी उतना दे रहा है, और जो 20,000 रुपया कमाने वाला है वो भी उतना टैक्स दे रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है ना उस डायरेक्शन को सीधा करना चाह रही है कि जो ये वाले जो चीजें हैं कि जो आम रूटीन की खाने पीने की चीजें हैं उनके ऊपर टैक्सेस ना बढ़ाए जाए, और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसकी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए। अच्छा सरफराज, ये जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं हुकूमत ने अपने लिए, इसके हवाले से ऑपोजिशन एक क्लेम कर रही है कि ये जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं ये पॉसिबल नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। तो इसके हवाले से हमें थोड़ा क्लियर कीजिए कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो इस वक्त मैंने फिर तीसरी दफा ये लफ्ज यूज कर रहा हूं कि देखें आपका इस वक्त जो करंट अकाउंट है वो 1 बिलियन प्लस में जा रहा है, जो 2018 में आपको पता होना चाहिए कि माइनस में था, 19 बिलियन था, और 2019 में 13 बिलियन था, 2020 में 4.5 बिलियन था। तो अब आपने काफी देर के बाद आपका करंट अकाउंट पॉजिटिविटी में आया। अच्छा, अब ये अभी साल बाकी है क्योंकि करंट अकाउंट पॉजिटिव दिखा रहा है, और जो आपकी जीडीपी हुई है, जो कि हमारा जब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी कि जीडीपी जो हमारी हुई है वो 3.8 यानी अराउंड 4% के पास चली गई है। तो ये बड़ी पॉजिटिव साइंस हैं, इसको गुमराह करने की नई बात होती है। जब भी आपने किसी चीज को ठीक करना होता है तो आपने अपनी डायरेक्शन सीधी करनी होती है, डायरेक्शन के बाद ही काम, यानी जो 35 साल या 40 साल पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप 2 सालों में ठीक करना ठीक है। तो सरफराज आप इस आने गवर्नमेंट इज ऑन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो सरफराज आप इस बजट को एक अच्छा बजट करार दे रहे हैं और एक गरीब आदमी का बजट करार दे रहे हैं?
मैं अच्छा बजट तो नहीं करार दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट जो है वो बेसिकली जो आम आवाम है उसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है। उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर बोझ नहीं है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि अब आप देखें ना कि चीनी की और ऑयल की जो कीमतें हैं वो दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज में ज्यादा है, तो पेट्रोल का भी ये हाल है। ने क्या किया कि उसको सब्सिडी देके जो कि अपने ऊपर बोझ लिया जा रहा है, वो कर्जे ले रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। बट फॉर आम मैसेज कि आम लोगों के लिए ये बजट कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से बड़ा अहम है। ठीक है, तो Comparatively इसमें ज्यादा। मैं एक चीज ऐड करना, अगर आप वो क्वेश्चन ठीक है, करेंगे तो फिर आप मैं आपको आपको उसका सवाल आंसर दे करते हैं। देता हूँ कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से दिस इज द मोर जो पाकिस्तान, ये जो टैक्स कलेक्शन अभी दिखाई जा रही है ना, इसमें मैं गवर्नमेंट को इस मामले में मैं साथ नहीं दूंगा। जो टैक्स कलेक्शन की रिपोर्ट अभी दिखाई जा रही है वो इट्स नॉट अ लाइक गुड रिपोर्ट। यानी अगर आप 20% ग्रोथ देखें, आपको पता है कि पुरानी गवर्नमेंट ने 50% भी टैक्स की जो ग्रोथ है, टैक्स की कलेक्शन है वो भी टैक्स दिखाई रिटर्न गई जो है। आती है। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट को, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो इंटरनेशनल कंट्रीज में होता है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में एक प्रॉपर फोर्स बनती है, उस फोर्स के थ्रू ये टैक्स कलेक्शन होगी प्रॉपर तरीके से, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो आम आवाम के ऊपर बोझ कम आएगा। ठीक है, इमरान अच्छा, सवाल। मेरा सवाल ये है कि अभी सबिया ने आपसे सवाल किया कि ऑपोजिशन ये कहती है कि ये जितने भी अदाद-ओ-शुमार हैं ये फर्जी हैं और इस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं एज ए इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आप ज़्यादा बिजनेस को बेहतर समझते हैं इंटरनेशनली, किस तरह इस बात को प्रूव किया जा सकता है और किस तरह कहा जा सकता है कि ये चीज़, अगर वर्ल्ड बैंक कभी भी इन चीज़ों को, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं ना, जी, तो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जो इमरान खान की देखें, हमेशा अप्रिसिएशन की जाती है जब आप अच्छे काम करना शुरू हो जाए। तो पूरी दुनिया में इस वक्त खान साहब की जो डायरेक्शंस हैं टुवर्ड्स जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, इकोनॉमी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको, अब छोटी सी बात है यार, आपके पॉकेट में 3 साल पहले -100 रुपया था, आज आपकी पॉकेट में पॉजिटिव 100 रुपया है। एक आम आदमी के लिए मुझे ये बताएं कि वो दौर अच्छा था कि ये दौर अच्छा है? वो ठीक आप है, दिवालिया होने जा ऑपोजिशन रहे को थे। चुप आप करवा छोटी के सी मैं किस आपसे तरह करवाया जा सकता है आपसे ऑपोजिशन को? सवाल करता हूं कि आपके पास 2018 में आपके खजाने में, आपकी पॉकेट में -100 रुपया, यानी आपको सरवाइव करने के लिए लोगों से उधार लेके सरवाइव अपना घर चलाना है, तो आज आपके पास 100 रुपया पॉजिटिव है, यानी आपको उधार की तरफ नहीं जाना। ऑपोजिशन नहीं मानती सरफराज भाई, ऑपोजिशन नहीं मानती। ऑपोजिशन इस बात को किस तरह मनवाए, उन्हें कहे जाए इंटरनेशनल डाटा कैसे चेक करें वो? नहीं, इंटरनेशनल डाटा सर, ये कोई ग्रोसरी थोड़ी है, ये कोई शॉप थोड़ी है। इंटरनेशनल डाटा क्या है कि भाई आपके पास सारे फैक्ट एंड फिगर, और आज का दौर भी ऐसा है, फैक्ट एंड फिगर आपके पास ऑनलाइन मौजूद है। ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ ना सर, जब भी, यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, कि जब भी कोई अच्छाई वाला काम या बेहतरी वाला काम अगर जो लोगों के सामने है अगर होने जा रहा है तो लोग रेजिस्टेंस करेंगे, और रेजिस्टेंस भी वो लोग कर रहे हैं जो माफियाज हैं। अच्छा, उसके अलावा आम बंदा, आप मुझे ये बताएं, आम बंदे के ऊपर जब कोई टैक्स नहीं लगेगा, फॉर एग्जाम्पल चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल घर के घी की कीमत नहीं बढ़ेगी, जो कि पुरानी गवर्नमेंट्स में ऐसे होता रहा है कि उन्होंने जो FBR का डिपार्टमेंट था, उन्होंने मसनूई तरीके से जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में दिखाया गया था। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब इन्होंने क्या, यानी मैं छोटा मिसाल देता हूँ कि इन्होंने जबरदस्ती आम आवाम से टैक्स लेने को जो है ना मना करना शुरू कर दिया कि हम जबरदस्ती, जो आम आवाम है वो पिसे ना, तो उसको ये लोग स्टॉप कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी माफिया हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सॉरी इसमें एक और ऐड मैं कर दूं, 70,000 न्यू रिटेलर को टैक्स बाउंड्रीज में लाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट को बड़ा चैलेंज हो सकता है मेरे हिसाब से, देखें जैसे आप में ये, जब आप मोटरवे पे जाते हैं ना, तो आपको कितनी अच्छी पॉलिसी मिलती है कि वो आपको अच्छे तरीके से जो ना पढ़े लिखे तरीके से आपको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन ये किसी भी दुनिया का सबसे मेन जो डिपार्टमेंट होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करे और टैक्स कलेक्शन फोर्स अच्छी बनाए। टैक्स कलेक्शन के ऊपर हमें पूरी मेहनत करना पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है बजट तो पेश कर रही है, मगर जाहिर चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, these things are
गोइंग पॉजिटिवली। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें भरपूर तरीके से बताया आज के बजट के हवाले से कि किस तरह से हमारे लिए उसके अंदर हुकूमत क्या क्या इसमें करने जा रही है। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है। जैसे सरफराज कह रहे थे कि ऑपोजिशन तो तनकीद करेगी, वो लोग तनकीद करेंगे जिनका एजेंडा ही ये था कि बजट अच्छा नहीं आ रहा है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, गरीब आदमी पिस रहा है। आज जब वो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो थे वो उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, तो जाहिर है उनकी चीखें तो